ज़रा सोचो तुम्हारी आँख खुले और तुम्हें पता चले कि तुम पास में पहुँच गए हो और ऊपर से तुम्हारा हथियार भी गायब है। ऐसा ही कुछ बोंग के साथ भी इस स्टोरी में हुआ था। बोंग जो साउथ कोरियन प्रधानमंत्री के यहाँ हेड शेफ की पोस्ट पर था और शाम में उसे बताया गया था कि चाइनीज़ एम्बेसडर आ रहे हैं और उन्हें मछली में काँटा बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए तुम्हें बिना काँटे की फ़िश तैयार करनी है। अब बोंग पूरी महारत से जुट गया था और बिना काँटे की फ़िश तैयार कर चुका था और रात में जब वो खाना एम्बेसडर के सामने सर्व किया गया तो उनके पहले ही निवाले में फिश हुक निकल आया था। अब बोंग को पता था कि उसकी खैर नहीं, पूरे महल में गार्ड उसे ढूंढ रहे थे। दो डिटेक्टिव तो उसके घर पर ही पहुंच गए थे। ये देखकर बोंग घबरा जाता है और फिर वहां से भागने लगता है। वो टेरेस पे पहुंच जाता है और तभी वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे ही आ जाते हैं। बोंग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी बोंग का वहाँ से हाथ छूट जाता है और वो सीधा पूल में जाकर गिरता है। उसका सर पूल के फ्लोर से टकराता है और वो फिर पानी में ही डूबता ही चला जाता है। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की आती है जो उसके होंठों पर किस करती है। फिर बोंग एक अजीब से माहौल में अपनी आंखें खोलता है। वो एक अजीब से कमरे में एक अजीब से बेड पर मौजूद था। ये देखकर वो घबरा जाता है और फिर खुद को शीशे में जाकर देखता है। हाय, लड़की कैसे बन गया मैं? शायद ये कोई सपना है, ये सच नहीं हो सकता। और तभी वहां पर दासी आ जाती है। वो ये देखकर और भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लड़की नहीं बन सकता। फिर वो जब कमरे से बाहर कदम रखता है तो उसके सामने सारी दासियां झुकी हुई होती हैं। वो उनके बीच चलता चलता फिर से दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते वो महल में बाहर आ जाता है। वहां पर भी बहुत सी दासियां और गुलाम मौजूद थे। वो फिर से अपने आपको देखता है और शॉक में आ जाता है क्योंकि उसका तो हथियार गायब था। ये देखकर वो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ? इन लोगों ने कहीं मेरा जेंडर तो नहीं बदल दिया? फिर वो अपने आस-पास नज़र दौड़ाता है और देखता है कि शायद वो टाइम ट्रैवल करके पास में पहुँच गया है। ये देखकर वो अपना सर पकड़ लेता है और वहाँ की अपनी दासी से पूछता है, जो उसे बताती है कि किम सो योंग यहाँ की एक राजकुमारी है जिसकी शादी यहाँ के राजकुमार से होने वाली है। कुछ दिन पहले राजकुमारी इन्हें पीछे की नदी में डूबी हुई मिली थी। वो तो अच्छा है कि दो गार्ड वहां पर टाइम से पहुंच गए थे और वो उसे वहां से बचाकर ले आए थे। तभी बोंग समझ आता है कि शायद ये वही लड़की थी जो पानी में मेरे पास आई थी और तभी वहां पर हमारी रूहें बदल गई होंगी। अब बोंग के पास और कोई चारा नहीं था। वो महारानी वाले कपड़े पहनकर महल में बाहर निकल आया था और नदी को देखकर उसकी तरफ दौड़ लगा देता है, बिना ये देखे कि नदी में पानी है या नहीं। और वो सीधा जाकर कीचड़ में गिर जाता है। ये देखकर बोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जहाँ पर भी पानी देखता है उसमें डूबने की कोशिश करता, ताकि किसी तरीके वो फ्यूचर में वापस चला जाए, पर ऐसा होना नामुमकिन था। अब वो दिन भी आ गया था जब बोंग की शादी थी। बोंग अपनी दासियों की मदद से तैयार हुआ क्योंकि वो महल के रस्मों रिवाज के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता था। हाँ खैर, बोंग की प्रमोशन तो हुई थी। वो शेफ से सीधा महारानी बन चुका था। अब वो रात भी आ गई थी जब बोंग की सुहाग रात थी। ये देखकर तो बोंग की तबीयत ही बिगड़ गई। उसने राजकुमार को इतनी पिलाई कि वो टल्ली होकर सो गया और बोंग ने भी अब सुकून का सांस लिया। जब सुबह वो उठा तो उसकी दासी उसके पास खाना लेकर मौजूद थी। बोंग ने पहले ही निवाले में खाने को पीछे धकेल दिया और कहा कि इसका स्वाद बहुत बुरा है, जाओ मेरे लिए रैमेन बनाकर लाओ। ये एक जापानी डिश थी। वो शेफ जो कि नहीं जानता था कि ये डिश कौन सी है, फिर भी वो पूरी महारत से अपने काम में जुट गया था और पता नहीं उसने कितनी ही बार ये डिश बनाकर महारानी की तरफ भेजी, पर महारानी हर बार उसे थूक कर वापस भेज देती। और अब वो शेफ तंग आ गया था और थक गया था और कहने लगा था कि अगर उस महारानी को इतना ही शौक है ये डिश खाने का तो खुद ही क्यों नहीं किचन में आ जाती और खुद ही ये डिश क्यों नहीं बना लेती। अब बोंग खुद ही किचन में आ गया था और वो चाकू उठा लेता। ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि महारानी ने तो बचपन से किचन में कदम भी नहीं रखा था और जिस तरह से वो छुरी चला रही थी सब यही सोच रहे थे कि वो आज खाने में अपनी उंगली भी डालेगी, पर बोंग तो पूरी महारत से सब्जियां काट रहा था और वो तेज़ी से हाथ चलाते हुए सारी सब्जियां महारत से काट रहा था और फिर उसने वो मज़ेदार डिश तैयार कर ली थी और वो मज़े से अपनी तैयार की हुई डिश खा रहा था। उधर वो शेफ़ सर पकड़ के बैठा था। वो सोच रहा था कि वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा ख़राब और उसका स्वाद भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, बस वो दिखने में ही अच्छा है। इसलिए वो वहाँ से उठता है और एक चम्मच लेकर उस खाने को टेस्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसके हाथ से चम्मच छूट जाता है क्योंकि उस खाने का स्वाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। अब बोंग अपनी दासी के पास बैठा होता है और उससे पूछ रहा होता है, तो उसे इस महल की महारानी के बारे में बताती है। तो वो सोचता है क्यों ना वो उस महारानी को पटा ले और उसके ज़रिए उस नदी को भरवा कर वापस चला जाए। फिर वो उसके खाने को महारानी के खाने को चेक करता है। तभी वो शेफ़ उसके बीच में आ जाता है और उसे किचन से बाहर जाने को कहता है। अब बोंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो कहता है कि ठीक है, मुकाबला करते हैं। जो जीत गया वही इस किचन में रहेगा। फिर घंटी बज जाती है और दोनों में के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। वो शेफ़ भी अब तेज़ी से हाथ चला रहा था और बोंग तो महारत रखता था। वो तेज़ी से एक झटके में उसने सारी सब्जियाँ काट ली थी।
बहू ने खाने की प्रेजेंट अच्छे से खाने को तैयार किया। अब वो एक आदमी को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम खाने को टेस्ट करो। और तभी वहाँ पर मौजूद शेफ़ उसे कहता है कि तुमने खाने में मीठा तो बनाया नहीं, चलो ख़ैर अब देखते हैं किसका खाना ज़्यादा स्वाद बना है। फिर वो महारानी के कहने पर खाने को टेस्ट करता है और फिर महारानी के खाने को नंबर 1 पर रखता है। अब पूरे किचन पर महारानी की राजधानी थी। वो महारानी के खाने को बड़ी महारानी के खाने को देखती है और सोचता है कि महारानी के दाँतों में दर्द रहता है, इसलिए वो खाना को चुन-चुन कर खाती है। इसीलिए वो आलू और दूध की मदद से एक डिश बनाती है और उसे अच्छे से प्रेज़ेंट करती है और उसपे फूल भी लगा देती है और वो ये खाना खुद लेकर बड़ी महारानी के पास जाती है। और फिर वो ये देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता है कि सारी प्रेज़ेंटेशन तो ख़राब हो गई और सारा खाना भी ठंडा हो गया था। फिर वो ये देखकर सोचती है कि अब ऐसा क्या किया जाए कि खाने को गरम और सही से पहुँचाया जाए। फिर वो अपने हाथों से खाने के लिए आप कपड़े बनाती है और एक पालकी तैयार करवाती है जिसके चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ था। वो उसमें खाने को जैसे रखती वो खाना वैसे ही पहुँच जाता। अब हर रोज़ बॉन्ग तरह-तरह की डिशेज़ बनाता और महारानी को खिलाता और और महारानी भी सारा खाना चट कर जाती। अब बॉन्ग काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो सोच रहा था कि एक दिन महल में बड़ी दावत रखी गई जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा कम थे क्योंकि सारे लोग बीमार थे और सारे वॉशरूम की तरफ दौड़ रहे थे। और अब महारानी को जो कुछ सूझा वो खुद ही तैयार होकर महल और किचन में आ गई और सारी सब्जियाँ भी देखी। ना सिर्फ़ लोगों की कमी थी बल्कि सब्जियों की भी कमी थी। पर फिर भी उसने अपनी सूझ-बूझ से आलू की स्लाइसेस काट कर चिप्स बनाए क्योंकि वो जानता था कि ये लोगों ने चिप्स तो नहीं खाए होंगे। जब लोगों ने उनके सामने खाना खोला तो उन्हें ये खाना बहुत कम मकदार में लगा क्योंकि वो तो शाही खाने का इंतज़ार कर रहे थे। पर बड़ी महारानी ने और वहाँ पर मुझे सब लोगों ने खाने को मज़े ले लेके खाया। इधर महारानी सोच रही थी कि नेक्स्ट डिश कौन-सी बनाई जाए क्योंकि चिकन तो मौजूद नहीं था। फिर उसने वेजिटेबल्स के ज़रिए मीट बनाकर वहाँ पर एक डिश मैकडॉनल्ड्स बनाकर भेजी। तभी वो लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और सभी ने मज़े ले लेके खाई। फिर उसने एक जेलीफ़िश तैयार की और उसकी डंडियों पर लिख दिया कि जो भी ये खाएगा वो अपने फ्यूचर के बारे में जान जाएगा। ये देखकर महारानी और भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और राजकुमार भी कहता है कि इतने बुरे हालात में ये खाना भी ठीक है। पर इधर महारानी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो बॉन्ग के पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम जल्दी से जाओ। बॉन्ग भी बिना टाइम ज़ाया किए कहता है कि आप उस नदी को भर दीजिए। फिर सारे लोग उस नदी को भरने में जुट जाते हैं क्योंकि उस टाइम में मशीनें तो थी नहीं जो उस नदी को भरती। इसीलिए वो लोग दूर-दूर के कुओं से पानी भर-भर कर ला रहे थे। फिर महारानी उन्हें कहती है कि ठीक है तुम सब लोग एक जगह पर रुको और एक-एक करके पानी की बाल्टी भर के आगे-आगे पास करते जाओ। इसी तरीके से काम और ज़्यादा आसान हो गया था। पर इस तरीके से भी वो नदी भरने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। इस तरह से भी अगर वो नदी को भरते तो पता नहीं कितना ही ऐसा लग जाता, शायद कभी भी नहीं भरती। फिर से बोंग परेशान हो गया। फिर एक दिन खूब बारिश हुई। ये देखकर बोंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो खुशी से नाचने लगा। उसकी दासियाँ उसके पीछे थी। फिर वो नदी पानी से फुल भर गई। उसने अपने बालों की पिन निकाली और वहाँ पत्थर पर अपना नाम लिखकर पानी में डूब गया। और इधर यहाँ उसकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है। वो देखता है कि उसके पास ही डिटेक्टिव सो रहे हैं। वो वहाँ से आराम से उठता है और उसे पिछली की बातें याद आती हैं। फिर वो वहाँ से आराम से उठता है और फिर वहाँ से अचानक से गिर जाता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव की आँख खुल जाती है। बॉन्ग उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है। भागते-भागते जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर उसे 2 और डिटेक्टिव नज़र आते हैं। वो उन्हें देखकर घबरा जाता है, फिर बाहर की तरफ दौड़ लगाता है और तभी वो वहाँ पर पहुँचता है एक लाइब्रेरी में। वो वहाँ से वो किताब उठाकर देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज था। और तभी वहाँ पर फिर से वो डिटेक्टिव वहाँ पर आ गए थे और बॉन्ग उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे बल्कि उसे सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसकी मदद से वो गद्दार प्रधानमंत्री पकड़ा गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही करप्ट नेता था और उसने उनकी मदद की है उसे पकड़ने में। इसीलिए फिर वहाँ पर बॉन्ग वहाँ के कंप्यूटर से सर्च करता है और ये देखता है कि वो सच कह रहे हैं। फिर वो बाहर आकर ये सोचने लगता है कि ऐसे एक छोटे से बदलाव से बहुत कुछ बदल जाता है और यहाँ पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। और ऐसे ही दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।